वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल पॉइंट पे। आज अपन रिवाइज बाय शॉर्ट नोट सीरीज़ में मेरा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो चल रहा है अभी सॉइल इंजीनियरिंग, और इसमें अपन फर्स्ट टॉपिक मैंने ख़त्म कर दिया है। और चलिए अपन सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेकंड टॉपिक में सबसे पहली चीज़ आज जो आएगी वो है इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वॉइड रेशियो, ये आप ध्यान रखिए। और इफेक्टिव स्ट्रेस वाटर इन कैपिलरी ग्राउंड, वाटर टेबल ऊपर है तो टेंशन होगा, वाटर टेबल के नीचे है तो हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन होगा। इसको आप सिम्बलाइज ऐसे देख सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा कैपिलरी एक्शन अगर हो रहा है तो उसमें कैसे रहेगा, ये मेरा वाटर टेबल है, ठीक है। इसके ऊपर मैक्सिमम जाएगा, इसके नीचे मिनिमम जाएगा वाटर टेबल के, ये ऐसे जाएगा। माइनस एस सी गामा डब्लू होता है और यहाँ पे एस सी गामा डब्लू रहता है नीचे एच डिस्टेंस पे, एस सी डिस्टेंस पे, ठीक है। अब इसमें अपन आगे देखते हैं। इन कैपिलरी इफेक्ट सॉइल सेचूरेटेड कंडीशन में होती है, नॉट सबमर्ज कंडीशन, ये याद रखिएगा। सेचूरेटेड होगा, गामा सेचूरेट अपन यूज़ करेंगे और गामा डैश नहीं करेंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वाटर टेबल होती है नॉर्मल कंडीशन में अपन गामा डैश लेते हैं डिफरेंस की वजह से। अब इसमें पहला केस जो आएगा कैपिलरी में, पहला केस ये है कि मेरा ग्राउंड वाटर टेबल, ये जो मेरा वाटर टेबल है ग्राउंड लेवल के ऊपर है H1 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो मेरा जो यहाँ पे सी पे सिग्मा सी आएगा, टोटल स्ट्रेस H1 गामा डब्लू प्लस H2 गामा सेचूरेटेड, ठीक है, दिस वन। तो और जो मेरा यहाँ पे सी डिस्टेंस पे पोर वाटर प्रेशर आएगा वो दोनों को ऐड कर देंगे, H1 प्लस H2 गामा डब्लू, और इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये मेरा H2 गामा डैश बचेगा। मतलब कि क्या है, क्लियर समझ लीजिए कि अगर वाटर टेबल मेरा इसके ग्राउंड लेवल के ऊपर है तो जो वाटर की जो यहाँ की ये जो हाइट होगी, ये वाली हाइट, तो इसी का H इंटू गामा डैश, इस इज कॉल्ड ये, तो इसका ऊपर की हाइट से कोई लेना देना नहीं रहेगा, याद रखिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। अब केस 2 है, ग्राउंड वाटर टेबल अगर बिलो है किसके, ग्राउंड लेवल के। यहाँ पे क्या था, ग्राउंड लेवल के ऊपर थी, यहाँ ग्राउंड लेवल के नीचे है, तो नीचे होगा तो ये मेरी इक्वेशन बनेगी, याद रखिए। तो इससे क्या समझ आया कि ग्राउंड वाटर टेबल अगर ग्राउंड लेवल के ऊपर है तो इफेक्टिव स्ट्रेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर ऊपर अपन इसको अब ऊपर कर दो या नीचे कर दो तो, ठीक है। मतलब इसकी हाइट अगर बढ़ा दो या कम कर दो तो क्या होगा, मेरा इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ग्राउंड वाटर टेबल ग्राउंड लेवल के नीचे है तो इंक्रीमेंट अगर इसको ऊपर करेंगे ग्राउंड वाटर टेबल का अप और डाउन, तो उससे क्या हो जाएगा, मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखिए। तो डेल सी अगर अपन दोनों का डिफरेंस निकालें, इसका और इसका, तो एच गामा डैश माइनस गामा वी बचेगा, ये नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि गामा वी की वैल्यू ज़्यादा होती है गामा डैश से, जो कि मैंने ऊपर आपको बता भी चुका हूँ। वाटर टेबल अगर ऊपर लेंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस कम होगा, वाटर टेबल अगर डाउनवर्ड लेंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से क्या आपको समझ आएगा, ये आएगा। अगर देखिए यहाँ पे देख लीजिए, अगर वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे है तो वाटर टेबल अगर राइज करेंगे तो सिग्मा बार अनचेंज होगा। क्यों, ये देख लीजिए, आप समझ सकते हैं, ये लाइन इसी को मैंने इसमें लिख दिया। अगर वाटर टेबल ग्राउंड लेवल के नीचे है, ये दिस वन, तो वाटर टेबल को राइज करें या डाउन करें तो सिग्मा बार चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब कैपिलरी एक्शन की वजह से अपन देखते हैं, ये कैपिलरी एक्शन की वजह से आप देख लीजिए, और सिग्मा बार बढ़ जाता है कैपिलरी राइज में, और ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। एच सी होता है वो 40 अपन गामा डब्ल्यू इंटू डी होता है, ये पेपर में आ चुका है एक और क्वेश्चन, ये आप याद रखिए। यहाँ पे जो डी होता है वो 20% होता है D10 का, तो 20% D10 की जगह रख दोगे ये D10 स्मॉल डी, तो आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे टॉप में देख लेते हैं, ये सूटेबिलिटी नंबर है, ये ईएस में, ये भी रिसेंटली 2021 या 20 में ये क्वेश्चन आ चुका है, आप इसको देख लीजिएगा। सूटेबिलिटी नंबर, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1.7 अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन दिस वन, ये होता है। और सूटेबिलिटी नंबर की जो रेंज होती है 0-10 के बीच में होती है, और ये क्वालिटी को वो बताता है कि क्वालिटी कैसी है सॉइल की, उसको ये बताएगा। तो ये क्यों यूज़ करते हैं, यूज़ टू क्लासीफाई बैकफिल, ठीक है। क्वालिटी ऑफ बैकफिल के लिए अपन इसको यूज़ करते हैं, बैकफिल की क्वालिटी बताने के लिए, ठीक है। अब आगे अपन आते हैं, वो है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी याद रखिए क्या है, परमेबिलिटी कोर्स ग्रेन में ज़्यादा होगी फाइन ग्रेन से, ठीक है। और जो परमेबिलिटी होगी इफेक्टिव स्ट्रेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ये ईएस पे आ चुका है।
और ये टाइम पे डिपेंड नहीं करती, याद रखिए। और आगे आते हैं डार्चिस लॉ, V इक्वल टू के आई होता है। और डार्चिस लॉ ग्रेवल और वेरी कोर्स सैंड के लिए नहीं है ये, ठीक है, याद रखिए। और रेनॉल्ड नंबर, इसके लिए जो डार्चिस लॉ के लिए रेनॉल्ड नंबर होता है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है। और डाया होता है वो 0.5 mm से कम होता है। लेमिनार फ्लो अपन कंसिडर करते हैं। सीपेज वेलोसिटी क्या होती है, V/N होता है, ठीक है। VS ज़्यादा होगा V से, क्यों, N की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है इसलिए। तो KP जो होगा K/N होता है। KP क्या है आप देख लीजिए, और VS इक्वल टू KP इंटू आई आता है। अब इसमें दो मेथड होती हैं परमेबिलिटी को मेज़र करने की, कांस्टेंट हेड और वेरिएबल हेड, ठीक है। कांस्टेंट हेड कोर्स ग्रेन के लिए यूज़ होती है, याद रखिए, C फॉर कांस्टेंट, C फॉर कोर्स ग्रेन, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। तो वेरिएबल हेड किसके लिए होती है, फाइन ग्रेन के लिए। इसमें एक फॉर्मूला क्या लगाते हैं, KIA इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो क्या किया अपन ने, क्यू को दोनों को बराबर कर दिया है इसमें। तो ये आपका यहाँ से K निकल आएगा। वेरिएबल हेड में क्या होता है, K इक्वल टू 2.303 A/A LYT log 10 H1/H2, टाइम इंटरवल होता है स्मॉल t। यहाँ पे नोट करना, ये जो H1/H2 है ये H2/H3 के बराबर होगा। तो H2 बराबर अंडर रूट ये आ जाएगा। ये रीडिंग क्या होती है इसमें, कंसिस्टेंट होती हैं, ठीक है, ये याद रखना, ये आ चुका है पेपर में। और कॉजनी कार्बन इक्वेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा पेपर में, इंपॉर्टेंट लगा लेना। के इक्वल टू 1/K गामा अपन म्यू E/1 + E इंटू D10², ये आप याद रखिए। यहाँ पे K जो होता है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन के प्रोपोर्शनल होता है, और इंट्रैप्ड एयर के इन्वर्सली, एब्जॉर्ब्ड वाटर के इन्वर्सली, वो इम्प्योरिटी, फॉरेन इम्प्योरिटी के इन्वर्सली होता है। ये आपको चीज़ें याद रखनी है, पेपर में एज इट इज़ आती हैं। अगर पूछे कि के ई पे कैसे डिपेंड करता है, के ई के प्रोपोर्शनली वेरी करेगा, ठीक है, याद रखिए, पेपर में आएंगी ये चीज़। एलन हैज़ एन इक्वेशन K इक्वल टू 100 D10² होता है, ये स्टार लगा लेना। ये एक एम्पेरिकल इक्वेशन है, इसमें जो D10 है ये सेंटीमीटर में है, और K जो आएगा वो सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। पेपर में आपको D10 की वैल्यू में mm में देगा, तो आपको mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके रखनी, नहीं तो आप क्वेश्चन आप गलत कर दोगे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे है कंसोलिडेशन इक्वेशन, K इक्वल टू CV/MB/Γ होता है। यहाँ पे जो CV होता है वो है कम कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, इसकी यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। और जो MV है वो है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, मीटर स्क्वायर पर किलोन्यूटन इसकी यूनिट है। ट्रेजर की इक्वेशन याद रखिए। इंट्रिंसिक परमेबिलिटी, इसको स्टार लगा लेना, ठीक है। ये इसमें तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, K/Γ/μ को अपन इंट्रिंसिक परमेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। और ये मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मीडियम पे ही डिपेंड करता है, ये आ चुका है पेपर में क्वेश्चन। अब दो अरेंजमेंट होते हैं मेरे, पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। पैरेलल का फॉर्मूला आपको ये है याद रखना, परपेंडिकुलर का ये है, आपको याद ही होगा। इसमें याद क्या रखना, आपको ये रखना है, पैरेलल अरेंजमेंट में आई को जो होता है वो सेम होता है, और परपेंडिकुलर में आई सेम नहीं होता। तो क्यू इसमें सेम नहीं होगा, क्यू इसमें सेम होगा, ठीक है, याद रखिए। पैरेलल अरेंजमेंट की वैल्यू के जो होता है वो ज़्यादा होता है पैरेलल के लिए। और आगे आते हैं सीपेज एनालिसिस। टोटल हेड जो होता है प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड को होता है, डिफरेंस बिटवीन टोटल हेड एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड सीपेज हेड। सीपेज प्रेशर का फॉर्मूला है I/Z/Γ W। सीपेज स्पेसिफिक फोर्स का क्या होता है, जेड का डिवाइड लगा देंगे सीपेज प्रेशर में, तो स्पेसिफिक फोर्स मिल जाएगा मेरे को। अगर फ्लो डाउनवर्ड है तो सीपेज फोर्स भी डाउनवर्ड होगा, अगर सीपेज फोर्स डाउनवर्ड होगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगी। अगर फ्लो अपवर्ड है तो इफेक्टिव स्ट्रेस डाउनवर्ड हो जाएगी, ठीक है, ये याद रखना। ये पेपर के लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें बनते हैं। डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन में ये मेरी इक्वेशन बनेगी, तो इफेक्टिव स्ट्रेस ही हो जाएगा। डाउनवर्ड है तो देखो नीचे जा रहा है तो ऐड हो जाएगा, ठीक है, अपवर्ड में ये नेगेटिव आ जाएगा साइन। अब क्विक सेंड कंडीशन आगे आते हैं। क्या होता है कि जब फ्लो अपवर्ड होता है तो सीपेज प्रेशर भी अपवर्ड लगेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगी। अगर सीपेज प्रेशर सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल मास के बराबर हो जाएगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, सॉइल फ्लो विथ वाटर, सॉइल जो होगी वाटर के संग फ्लो करने लगी, इसी को क्विक सेंड कंडीशन बोलेंगे। अब क्विक सेंड कंडीशन और लिक्विफेक्शन में डिफरेंस होता है, दोनों को इक्वल मत करना। लिक्विफेक्शन क्या है, लूज सिल्ट इन सबमर्ज कंडीशन में हो तो लिक्विफेक्शन होती है, सेंसिटिव क्ले में भी होती है, सैंडी सॉइल के लिए भी होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हेड रिक्वायर फॉर क्विक सेंड, एक सेकेंड, इसमें टॉप पे हो गया। अब हेड रिक्वायर्ड फॉर क्विक सेंड क्या होता है, सीपेज हेड होता है।
बल्किंग ऑफ सैंड इज़ मोर इन फाइन सैंड, फाइन सैंड में बल्किंग ऑफ सैंड ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसमें इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच अपन लगाएंगे, तो आई सी इक्वल टू जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इससे आपको क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा, ठीक है। आई सी याद रखिएगा। और एफ ओ एस पाइपिंग होती है, वो होती है आई सी अपॉन आई, ये आप याद रखिए इसमें, ठीक है। अब इसमें आगे आप देखिए क्या होता है, क्विक सैंड कंडीशन किस कोहेजनलेस सॉइल में और कोहेसिव सॉइल में किस में होती है और क्यों होती है। क्या है, कोहेजनलेस सॉइल में क्विक सैंड कंडीशन हो जाती है, लेकिन कोहेसिव सॉइल में नहीं होती। क्यों? क्योंकि कोहेसिव सॉइल में कोहेजन रहता है, तो टाउ सी के बराबर हो जाएगा। और क्विक सैंड कंडीशन अकर होने के लिए उसकी शेयर स्ट्रेंथ है वो जीरो होनी चाहिए, और कोहेजनलेस सॉइल में टाउ इक्वल टू जीरो हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है? दिस वन, ये जीरो हो जाएगा, सॉरी इसकी वैल्यू 45 डिग्री से 1 हो जाएगी, और ये तो जीरो है ही, तो टाउ इक्वल टू सी आ जाएगा किसके लिए, कोहेसिव सॉइल के लिए, और कोहेजन लेस सॉइल के लिए ये भी जीरो हो जाएगा, तो टाउ इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए क्विक सैंड कंडीशन के लिए ई की वैल्यू 0.65 होती है, ठीक है। अब अगर आपको आएगा एक्सकवेशन प्रॉब्लम निकालने के लिए, जैसे ये आएगा, ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से मैंने अगर एक्सकवेशन किया ये, और ये मेरा सैंड यहाँ पे है, तो मैं क्या करा, यहाँ पे मैंने एक वो लगाई कैपिलरी, और यहाँ पे ये मेरा एच डब्ल्यू है हाइट, सैंड ये है, क्ले ये है, तो ये हाइट है एच, तो एक्स मुझे निकालनी है ये, तो कितनी हाइट तक खोदें, और वाटर लेवल मेरा यहाँ आ रहा है, कितनी हाइट तक खोलेंगे कोलैप्सिबिलिटी ना हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्स खोटेंगे, एक्स इंटू दिस वन, देखिए एक्स इंटू गामा सैचुरेटेड और एच डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू, टोटल स्ट्रेस इक्वल टू पोर वाटर प्रेशर कर देते हैं हम इसमें, ये फिगर से समझ लीजिए। तो एक्स यहाँ से निकल आया, तो डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन क्या आ जाएगी, एच माइनस एक्स, इसमें से ये हटा देंगे तो ये मेरी ये डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन आ जाएगी, ठीक है। ये याद रखिए, पेपर में कभी कभी आ जाती हैं वो चीज़ें। अब आगे आते हैं फ्लो नेट। फ्लो नेट जो है रोटेशनल और एरोटेशनल फ्लो के लिए वैलिड है। इसमें जो फ्लो फील्ड होती है आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए स्क्वायर होती है, नॉन आइसोट्रोपिक के लिए रेक्टेंगुलर होती है, और वी परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल लाइन के लिए। याद रखिए क्यू बराबर के एच एन एफ अपॉन एन टी होता है आइसोट्रोपिक के लिए, के डैश होता है, के डैश का मल्टीप्लाई हो जाएगा नॉन आइसोट्रोपिक के लिए, और एन एफ अपॉन एन टी को अपन शेप फैक्टर बोलते हैं, और एच जो होता है डिफरेंस इन हाइट होता है, और यहाँ पे जो के डैश होगा, के डैश के एक्स इंटू के वाई अंडर रूट के अंदर इससे निकलेगा नॉन आइसोट्रोपिक के लिए, ठीक है। और सीपेज प्रेशर फॉर्मूला याद रखिए, पोर वाटर प्रेशर ये याद रखिए। अब एग्जिट ग्रेडियंट आई एग्जिट होता है डेल एच अपॉन एल के, ठीक है, और डेल एच का वैल्यू होता है एच अपॉन एन डी, तो आई एग्जिट हो जाएगा डेल एच अपॉन एल से एच अपॉन एन डी इंटू एल, तो एफ ओ एस हो जाएगा आई सी अपॉन आई एग्जिट, और फाइन सैंड के लिए 6 से 7 होता है, 4 से 5 के लिए कोर सैंड के लिए होता है, ठीक है। ये जो एल है, ये एल देख लीजिए फिगर में, ये जो लेंथ है दिस इज कॉल्ड एल, एग्जिट यहाँ से होगा तो यही इसका पाथ होगा, तो एग्जिट ग्रेडियंट आ गया। ये 3 इक्वेशन है तेज आगे, ये तीनों आपको याद रखनी है फॉर्मूले। फ्लो नॉन होमोजेनियस मीडियम से होगा तो K1 अपॉन K2 इक्वल टू टेन थीटा वन और टेन थीटा टू होगा। यहाँ पे जो थीटा वन थीटा टू है ये एंगल नॉर्मल टू इंटरफेस होते हैं, याद रखिए नॉर्मल, ठीक है। और इसमें फ्रेटिक लाइन अगला टॉपिक आता है। फ्रेटिक लाइन में क्या है, पैराबोला पाथ को फॉलो करता है, इट इज़ नॉट ए इक्विपोटेंशियल लाइन, ये टॉप फ्लो लाइन है जो सेपरेट करेगी सैचुरेटेड सॉइल मास को किससे, अनसैचुरेटेड सॉइल मास से। ये अपने आप में क्वेश्चन है 3-4 जो मैंने अभी बोले हैं। और ये क्या, ये मेरा मान लीजिए फ्रेटिक लाइन है, तो फ्रेटिक लाइन पे प्रेशर एट जीरो होगा, और इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक रहेगा, उसके नीचे हाइड्रोस्टेटिक रहेगा, ठीक है। अब अगर डिस्चार्ज अपन मेजरमेंट करना है, अगर ड्रेनेज फिल्टर प्रोवाइड किया तो क्यू इक्वल टू के एस होता है। यहाँ पे जो एस की वैल्यू होती है डी ये होती है, और यहाँ पे जो डी आएगा वो इससे आएगा, ये सब दिया हुआ है याद रखिए। आइसोट्रोपिक के लिए, नॉन आइसोट्रोपिक के लिए के की जगह के डैश आ जाएगा, बाकी सब सिमिलर है, ठीक है। अब आगे अपन आते हैं बॉसिनस के इक्वेशन के अकॉर्डिंग सिग्मा जेड इंडिपेंडेंट होता है ई के, ठीक है। और
सिग्मा वेस्टरगार्ड का ज़्यादा होता है किससे, सिग्मा वी से, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब स्ट्रेस ड्यू टू पॉइंट लोड, इस पॉइंट लोड की वजह से स्ट्रेस जो आएगा वो है, इसमें बॉसिनेस इक्वेशन और वेस्टरगार्ड इक्वेशन है। बॉसिनेस का अपन कब लगाते हैं, आइसोट्रोपिक और अनस्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए, और वेस्टरगार्ड लगाएंगे स्ट्रेटिफाइड और नॉन आइसोट्रोपिक के लिए, ठीक है। और बॉसिनेस में जो सिग्मा जेड रहेगा के बी क्यू अपन जेड स्क्वायर होता है, के वी का वैल्यू 3/2 प्लस आर अपॉन जेड स्क्वायर की पावर 5/2 रहता है। और इसको सिग्मा जेड जो है, देखो ये कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट मान लें तो जेड स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आप इसको जब सॉल्व करोगे फर्दर आर इक्वल टू 0 रख के, ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन बनेगी, ये याद रखना, इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। और थर्ड जो अब आएगा अगला, वो वेस्टरगार्ड का है, सिग्मा जेड इक्वल टू ये होता है फॉर्मूला, के डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ पे होता है, यहाँ पे देखो 5/2 है, यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 3/2 नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। अब दोनों सेम रिजल्ट देते हैं किस पे, आर अपॉन जेड इक्वल टू 1.52 पे, दोनों को आप बराबर कर दो और आप निकाल लो आर अपॉन जेड, तो आपका आर अपॉन जेड 1.52 आएगा, ठीक है। और म्यू जो होता है वेस्टरगार्ड के लिए 0 होता है, ई इनफाइनाइट होता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई जेड इलास्टिक होता है बॉसिनेस्क में, एक्स वाई रिजिड होता है और जेड इलास्टिक होता है वेस्टरगार्ड में, ठीक है। इसमें तीनों इलास्टिक रहते हैं, इसमें जेड इलास्टिक रहता है, याद रखिएगा। और बी जो है मतलब बॉसिनेस्क है जो कंजर्वेटिव है ज़्यादा वेस्टरगार्ड के, ठीक है, इसलिए अपन बॉसिनेस्क ज़्यादा, ये देख लीजिए दिखा रहे हैं आपको, ज़्यादा कंजर्वेटिव है। अब आगे आते हैं, सर्कुलर लोड की वजह से सिग्मा जेड इक्वल टू के इंटू क्यू होता है, के का वैल्यू 1 माइनस कॉस क्यू अल्फा है, कॉस अल्फा की वैल्यू जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। और लाइन लोड की वजह से फॉर्मूला ये बनेगा, लाइन लोड के जस्ट नीचे क्या होगा, ये एक्स अपॉन जेड होल स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू 0 होगी तो सिग्मा जेड 2 के अपॉन पाई जेड बन जाएगा, ये ई एस में एक बार आ चुका है क्वेश्चन। अब अगला आते हैं न्यू मार्क इन्फ्लुएंस चार्ट, ये इन्फ्लुएंस फैक्टर 1/mn होता है, तो ये इसकी इक्वेशन बनेगी, ट्रेसिंग पेपर से अपन एन ए निकालते हैं, और ये आइसोट्रोपिक के लिए बॉसिनेस को फॉलो करता है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ है टॉप पे, आइसोट्रोपिक सेमी इनफाइनाइट इलास्टिक होमोजीनियस मीडियम होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे है ट्रेपेजियम के लिए लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपन निकालेंगे, सिग्मा जेड इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, रेक्टेंगुलर के लिए ये इक्वेशन बनेगी, स्क्वायर के लिए ये बनेगी, सर्कुलर के लिए ये बनेगी। इसमें जो एन होगा 0.5 के लिए रहेगा। और ये इसमें एक चीज़ याद रखिए, न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट हर जगह यूज़ होगा, ठीक है, आउटसाइड ऑफ ऑल्सो, मतलब एक जो एरिया है उसके आउटसाइड भी निकालना है तो उसके लिए भी ये यूज़ हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये मेरा लाइन लोड है, ये ऊपर लोड आ रहा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से रहेगा, ये जो ये रहेगा 1:n है, ये एन जेड बी है और ये जेड हाइट है। तो जो मेरा रेक्टेंगुलर लोडिंग के लिए यहाँ पे इस पॉइंट पे ये बी पॉइंट है मान लीजिए, तो बी पॉइंट पे जो मेरा सिग्मा जेड आएगा वो ये बनेगा, ठीक है। स्क्वायर लोडिंग के लिए ये बी और एल सेम हो जाएगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और बी और एल सेम हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। सर्कुलर के लिए ये यहाँ स्क्वायर के लिए एरिया बी स्क्वायर है, सर्कुलर के पाई 4 डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये इस टाइप से निकलेगा। अब आगे का अपन कल करते हैं। और आपको मेरा अगर चैनल पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और सभी के संग शेयर करिए। आपका शॉर्ट रिवीजन है, डिटेल स्टडी मैं आपको बाद में कराऊंगा, तो अभी आप अपना रिवीजन करिए, जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।